स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और इसमें हम समाजशास्त्र की कुछ मौलिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। और इसमें हम समाज और समुदाय समिति की अवधारणा का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणा, संस्था, इंस्टीट्यूशन। समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमों और कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को हम संस्था कहते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि परिवार एक समिति है जिसका मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण करना और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विवाह नामक संस्था पाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि संस्था की महत्वपूर्ण परिभाषाएं या डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है मैकाइवर और पेज के अनुसार। संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन दी गई है ऑकबर्न और निमकॉफ ने। ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। बोगार्ट्स ने कहा है कि एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। अगली परिभाषा दी गई है गिलीन और गिलीन के अनुसार सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। रोस ने कहा है कि सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा द्वारा सुस्थापित और स्वीकृत संगठित मानव संबंधों का समूह है। तो इन विभिन्न परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों, कार्य प्रणालियों का एक संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि संस्था का उद्विकास कैसे हुआ। संस्था के उद्विकास को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से संस्था की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि सबसे पहले विचार आता है और विचार से व्यक्तिगत आदत का निर्माण होता है। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई विचार आता है कि उसे किसी कार्य को कैसे संपन्न करना है या वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करे, तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क में विचार आता है कि उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति या उद्देश्य को इस तरीके से पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आदत होती है। जब वो व्यक्ति उस विचार को बार बार दोहराता है, बार बार उसका अनुसरण करता है, तो वो उसके व्यवहार में या उसके आचरण में आ जाती है। क्योंकि जब भी हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो आपको पता ही कि वो हमारी आदत या हैबिट बन जाती है और हम उसकी पुनरावृत्ति करते जाते हैं और वो हमारी आदत में आ जाता है। तो जब ये आदत बन जाती है तो ये आदत समूह के द्वारा भी अपना ली जाती है। समूह के सदस्य देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने इस उद्देश्य या आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस प्रकार से कार्य किया है, तो हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए। तो वे जब समूह के सदस्यों के द्वारा अपनाई जाती है क्रिया और समूह के लोग उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार उसे दोहराते हैं, तो वह जनरीति का निर्माण करते हैं। ये जनरीति जब भूतकालीन अनुभव प्राप्त कर लेती है, मतलब इस जनरीति को कई पीढ़ियां अपना लेती है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस कार्य या उद्देश्य को उसी तरीके से किया जाता है, तो वे जनरीति अपने भूतकालीन अनुभवों के साथ प्रथा का निर्माण करती है। प्रथा
जब समूह के सदस्यों के द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है कि इस कार्य को या इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, तो वह प्रथा समूह की स्वीकृति के कारण और उसमें सामूहिक कल्याण की भावना भी जुड़ जाती है और उसमें उपयोगिता की भावना भी जुड़ जाती है, तो वो रूढ़ी या लोकाचार का रूप ले लेती है। लेकिन जब रूढ़ी को एक निश्चित संरचना या ढांचा मिल जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि समूह की मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो वह संस्था का निर्माण करती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से संस्था का उद्विकास हुआ है। व्यक्तिगत आदत सामूहिक आदत बन जाती है, सामूहिक आदत से जनरीति का निर्माण होता है, जनरीति से प्रथा बनती है, प्रथा से रूढ़ी या लोकाचार बनते हैं और अंत में जब उसे एक निश्चित संरचना या ढांचा प्राप्त हो जाता है तो संस्था का निर्माण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है। और यहाँ पर संस्था की विशेषताएं बताई गई है गिलिन और गिलिन ने। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य होता है। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं और जब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं, तो ये ही कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी विशेषता है कि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि नियमों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियमों और कार्यप्रणालियों के विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित और अलिखित कानूनों के रूप में इसे देखा जा सकता है। चूँकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है, इसलिए हम इसे मूर्त नहीं कह सकते, बल्कि हम इसकी प्रकृति क्या मानेंगे? अमूर्त। इसकी प्रकृति अमूर्त है और यह व्यक्तियों को अनेक रूपों में प्रभावित करती है। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है और वो भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता, जैसे कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है। एक प्रत्येक संस्था एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे विवाह की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं, यद्यपि विभिन्न समाजों में इनमें कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। संस्था के कुछ सांस्कृतिक उपकरण होते हैं। प्रत्येक संस्था से जुड़े कुछ भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं, जैसे भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक और विचार, आदर्श, मूल्य और कार्य प्रणाली अभौतिक उपकरण हैं। हिंदू समाज में होम वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य, चावल, जप और मंत्र आदि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक और अभौतिक तत्व हैं। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो कि भौतिक या अभौतिक हो सकता है, जैसे कि क्रॉस चर्च का प्रतीक है, ओम आर्य समाज का प्रतीक है। प्रत्येक संस्था के कुछ लिखित या अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है और ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में भी योगदान देती हैं। संस्था के कुछ महत्वपूर्ण कार्य महत्व भी होते हैं, जैसे कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में या कार्य की दिशा प्रदान करने में ये आवश्यक होती हैं। प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर होता है और इसी कारण संस्थाओं को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में भी हम देख सकते हैं। शिक्षण संस्था, विवाह संस्था, परिवार नामक संस्था मनुष्यों की कुछ प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। दूसरा महत्व है व्यक्तियों के कार्य को ये सरल बनाती है। संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके ये स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को क्या कार्य करना है या उसके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए। इसी प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण कर देती है। संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्य प्रणाली, कुछ नियम या परंपराएं होते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हीं का सहारा लेता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहारों में अनुरूपता या समानता होना स्वाभाविक होता है। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन भी है और प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्य की दिशा या व्यवहार का एक तरीका निश्चित कर उन्हें उसी के अनुरूप कार्य करने का आदेश देती है। परिवार और जाति नामक संस्थाएं हजारों वर्षों से अनेक रूपों में अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करती रहती है।
संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है और उसे स्थायित्व प्राप्त होता है। परिवार संस्कृति के हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन भी है। संस्था व्यक्ति को स्थिति पद प्रदान करने और उससे जुड़े हुए कार्य या भूमिका का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति की और स्त्री को पत्नी की परिस्थिति प्राप्त होती है और साथ ही इनसे संबंधित कार्य भी निर्धारित होते हैं। संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती है और इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है, लेकिन परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है और ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती हैं। समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है। क्योंकि हम समिति और संस्था दोनों ही अवधारणाओं को पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इनमें अंतर करेंगे। पहला अंतर है कि समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है और संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। समिति व्यक्तियों के समूह के रूप में है तो समिति को हम देख सकते हैं और इसलिए हम समिति को मूर्त मानते हैं, इसकी प्रकृति मूर्त है, जबकि संस्था अमूर्त है। क्यों? क्योंकि यह नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। समिति स्थापित की जाती है और ये बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की है, लेकिन संस्था का धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही विकास होता है और इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसकी कब, कैसे और कहाँ उत्पत्ति हुई। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है जबकि संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है। जो नियम कार्य प्रणाली बनाए जाते हैं वो निरंतर चलते ही रहते हैं। समिति का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, लेकिन संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। जैसे संस्था चर्च एक धार्मिक संस्था है और उसका प्रतीक चिन्ह होता है क्रोस, और उसी तरीके से किसी भी शिक्षण संस्था का कोई भी प्रतीक चिन्ह हो सकता है, जैसे कि एक जलती हुई मशाल या कुछ और। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है जबकि संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं, लेकिन संस्था के अलिखित और अनौपचारिक नियम होते हैं, जैसे कि जो जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ हमारे समाज में पाई जाती हैं वे अनौपचारिक रूप से अलिखित होती हैं। समिति की कुछ नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर और शीतल होती है। संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। संस्था के द्वारा मान्य रीति नीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक समझा जाता है। समिति विशेष हितों और उद्देश्यों की पूर्ति करती है जबकि संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देती है, जैसे कि संतान उत्पत्ति, भोजन आदि में। समिति हितों की भिन्नता के कारण समितियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। समिति के हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की संस्था का होना आवश्यक है। संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति में साधन के रूप में कार्य करती हैं। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है, जबकि संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं जबकि मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं होते, क्योंकि संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। इसके बाद हम देखेंगे कि मैकाइवर और पेज के द्वारा कहा गया कथन कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। क्यों? समिति और संस्था के इस विवेचन से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। लेकिन इसके संबंध में कुछ भ्रम भी है। उसका मूल कारण यह है कि समिति और संस्था शब्दों का पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है और समाजशास्त्रीय शब्दावली में समिति और संस्था का अलग अलग अर्थ है, जैसा कि इनकी परिभाषाओं से हमें स्पष्ट हो गया है। लेकिन मैकाइवर और पेज कहते हैं कि हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं। लेखक इनके इस कथन से पूरी तरीके से सहमत हैं। समिति से मनुष्यों के एक संगठित समूह का बोध होता है, जबकि संस्था से एक कार्यप्रणाली का। परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल व्यक्तियों के समूह के रूप में समितियां हैं और नियमों, विधि विधानों और कार्यप्रणालियों के ढांचों के रूप में ये एक संस्थाएं हैं। जब समितियां बनाई जाती हैं तो उनके कार्य संचालन के लिए कुछ नियम, विधि विधान और कार्यप्रणालियां भी विकसित हो जाती हैं जो संस्थाओं के नाम से जानी जाती है। मैकाइवर और पेज के अनुसार यदि हम किसी व्यवस्था या संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप में तो वह एक संस्था है। समिति से सदस्यता का पता चलता है और संस्था से कार्यप्रणाली या सेवा के तरीके या साधन का पता चलता है। तो यहाँ पे दिए गए उदाहरणों को समझने का हम प्रयत्न करते हैं, जैसे कि महाविद्यालय एक समिति और संस्था दोनों है। जब हम महाविद्यालय पर एक संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं
जैसे प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, अन्य कर्मचारी और विद्यार्थियों की दृष्टि से सोचते हैं तो ये एक समिति है जिसके कुछ उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महाविद्यालय की शिक्षण की एक पद्धति, टाइम टेबल, नियम और आचरण संबंधी बातें और परीक्षा की एक प्रणाली होती है। ये सब मिलकर महाविद्यालय को एक संस्था का रूप प्रदान करते हैं। जब हम महाविद्यालय पर नियमों, कार्यप्रणाली या कार्य के ढंग, शिक्षण पद्धति, परीक्षा प्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। इससे स्पष्ट है कि समिति मनुष्यों का एक संगठित समूह है, जबकि संस्था नियमों, कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। हम मनुष्यों के समूह के ही सदस्य हो सकते हैं, नियमों और कार्यप्रणाली की व्यवस्था के सदस्य नहीं हैं। हम महाविद्यालय रूपी समिति के प्राचार्य, प्राध्यापक, अन्य कर्मचारी या विद्यार्थी के रूप में तो सदस्य हो सकते हैं, लेकिन महाविद्यालय रूपी संस्था के जो नियम हैं, शिक्षण पद्धतियां हैं, परीक्षा प्रणाली है, संपूर्ण कार्य प्रणाली के सदस्य नहीं बन सकते हैं। हम मानव के रूप में मूर्त हैं, समिति भी संगठित समूह के रूप में मूर्त है। मूर्त मानव मूर्त संगठित समूह या समिति का सदस्य तो बन सकता है, लेकिन वो अमूर्त नियमों और विधि विधानों, कार्य प्रणालियों या संस्था का सदस्य नहीं बन सकता है। महाविद्यालय के समान ही परिवार, आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल, राज्य, अस्पताल, लोकसभा आदि में से प्रत्येक समिति और संस्था दोनों ही हैं। ये सब संगठित समूह भी हैं और इनके सबके अपने अपने नियम, विधि विधान और कार्यप्रणालियाँ भी हैं। संगठित समूह के रूप में ये समिति है और नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था के रूप में एक संस्था है। हम समिति, संगठित समूह के सदस्य तो हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे समुदाय और समिति में क्या अंतर है। समुदाय के लिए निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना आवश्यक होता है, जबकि समिति के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। समुदाय का विकास स्वतः होता है, समिति का विचार पूर्वक निर्माण किया जाता है। समुदाय में सदस्यों के सभी हित या उद्देश्य आ जाते हैं या इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, जबकि समिति में व्यक्ति के जीवन के सभी उद्देश्य या हित नहीं आते। ये तो जीवन के किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है। व्यक्ति समुदाय का अनिवार्य सदस्य होता है और किसी न किसी समुदाय में रहना उसके लिए आवश्यक है। किसी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहता है या समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। एक बार में व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य होता है और एक ही व्यक्ति एक समय में कई समितियों का सदस्य हो सकता है। समुदाय स्थायी होते हैं जबकि समितियां अस्थायी होती हैं। समुदाय संपूर्ण जीवन जीने का क्षेत्र है, इस दृष्टि से ये अपने आप में साधन नहीं होकर साध्य है, जबकि समिति विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाई जाती है, इसीलिए ये साध्य नहीं होकर साधन है। समुदाय के सामान्य नियमों की अपनी एक व्यवस्था होती है, जबकि समिति के नियम सामान्य नहीं होकर विशिष्ट होते हैं। समुदाय अपने आप में पूर्ण होता है और एक समुदाय में अनेक समितियां होती है, जबकि समिति समुदाय का एक अंग है और समिति के साधारणतः उपभाग नहीं होते हैं। समुदाय में सदस्यों की संख्या काफ़ी होती है और समिति में सदस्यों की संख्या समुदाय की तुलना में कम होती है। समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, जबकि समिति का अपना एक निश्चित ढांचा होता है और सदस्यों की निश्चित परिस्थितियां और भूमिकाएं होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे समुदाय और संस्था में क्या अंतर है। समुदाय के लिए निश्चित भूभाग और सामूहिक भावना का होना आवश्यक होता है, जबकि संस्था के लिए निश्चित भूभाग या सामुदायिक भावना का होना जरूरी नहीं होता। दूसरा है समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, जबकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि ये नियमों, विधि विधानों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। समुदाय से सदस्यता का पता चलता है, जबकि संस्था से नियमों और कार्यप्रणाली का पता चलता है। समुदाय से संगठन का पता चलता है, जबकि संस्था से संगठन का नहीं बल्कि नियमों, कार्यप्रणालियों का पता चलता है। समुदाय का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, सामान्य उद्देश्य होते हैं। इसमें व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, जबकि संस्था किसी विशिष्ट उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए विकसित होती है। समुदाय साध्य है जबकि साधन नहीं, या यह सामान्य जीवन का क्षेत्र है, किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम नहीं है। जबकि संस्था साधन है, साध्य नहीं, क्योंकि यह कुछ मौलिक या विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। समुदाय को हम मूर्त मानते हैं, जबकि संस्था को अमूर्त कहा जाता है। समुदाय में अनेक संस्थाएं होती हैं, जबकि संस्था स्वयं समुदाय नहीं होकर सामुदायिक जीवन का एक अंग है, आवश्यकता या उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम है। तो यहाँ पे हमने
देखा कि किस प्रकार से समुदाय और समिति में अंतर है, समुदाय और संस्था में अंतर है, और साथ ही हमने यहाँ पे समिति और संस्था में भी अंतर किया है। तो यहाँ पे समाजशास्त्र की 3 मौलिक अवधारणाएं समाज, समुदाय, संस्थि और चौथी संस्था कंप्लीट होती है, जिसमें मुख्य अंतर क्या क्या है ये भी हमने देख लिया है।